नमस्कार, मैं जयकृति योगी आप सभी दर्शकों का आपके मनपसंद अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। भारतीय किसान अपने परिश्रम से धरती को सींचकर हरा भरा बनाता है, इसीलिए तो उसे अन्नदाता कहते हैं। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। खरीफ के मौसम में बारिश के कारण विभिन्न फसलों में खरपतवारों की अधिकता होती है, जिसके कारण उत्पादन में भारी कमी देखी जाती है। तो इस नुकसान को देखते हुए जरूरी हो जाता है कि आप खरपतवारों का नियंत्रण करें। इस बारे में उचित सुझाव दे रहे हैं कालाडेरा जयपुर के सहायक कृषि अधिकारी मनमोहन शर्मा। किसान भाइयों, अपने क्षेत्र की 3 मुख्य फसलें हैं, ग्वार, बाजरा और मूंगफली। उसमें खरपतवार नियंत्रण के लिए 2 तरीके होते हैं, एक तो श्रमिक द्वारा और दूसरा रासायनिक। किसान भाइयों, खरपतवार ऐसे अनचाहे पौधे हैं जो फसलों के साथ पानी, प्रकाश, पोषक तत्वों और स्थान के लिए मुख्य फसल के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं तथा दूसरी तरफ ये खरपतवार फसल में रोग और कीटों व्याधियों को फैलाने का भी कार्य करते हैं, जिससे फसल की पैदावार में भारी गिरावट हो जाती है। इसके अलावा इन खरपतवारों के बीज फसलों की उपज की गुणवत्ता को भी खराब कर देते हैं। किसान भाइयों, प्रश्न उठता है कि इन खरपतवारों का जमाव और फैलाव कैसे होता है। तो हम आपको बता दें कि इनका जमाव और फैलाव बीजों में प्रयोग होने वाले अशुद्ध बीजों द्वारा, पिछले फसल में उगे खरपतवार के बीजों से, पशु की गोबर और चराई से, सिंचाई जल में बहकर आने वाले खरपतवार के बीजों इत्यादि कारणों से होता है। जहाँ तक फसलों में खरपतवार से होने वाले हानि का प्रश्न है, तो न्यूनतम 20 से 40% तथा कभी कभी ये नुकसान 100% तक भी पहुंच जाता है। रासायनिक में मूंगफली में पेंडामेथालिन 1 लीटर पर हेक्टेयर के हिसाब से खरपतवार नियंत्रण में मूंगफली बुआई से पूर्व या मूंगफली बुआई के 1-2 दिन बाद स्प्रे करें तो मूंगफली में खरपतवार नियंत्रण होगा। बाजरा में है तो एट्राजीन 750 ग्राम पर हेक्टेयर बुआई के बाद 1 महीने तक इसका उपयोग कर सकते हैं स्प्रे के द्वारा। ग्वार में जो इमिडाथापर आती है 500 ग्राम पर हेक्टेयर उसकी डोज है, उससे खरपतवार नियंत्रण कर सकते हैं। वो बुआई के 1 महीने तक अपन कर सकते हैं। इसलिए खरपतवार नियंत्रण की एक या तो श्रमिक द्वारा करें या रासायनिक द्वारा जो बताइए उस हिसाब से आप खरपतवार नियंत्रण कर सकते हैं। प्रयोग करने से खरपतवार कम उगते हैं। दवाई स्प्रे करने के बाद भी अगर फसल में खरपतवार दिखते हैं तो काश्तकार मतलब उसमें निरीक्षण के समय हाथों से चुन के उन खरपतवारों को हटा दे और या तो जला दें या उनको मिट्टी में दबा दें, जिससे खरपतवार नियंत्रण का प्रकोप नहीं होगा और फसल के अंदर उत्पादन बराबर अपने को मिलता रहेगा। खरपतवार अगर अपन हाथ से भी हटाते हैं तो उसको खेत में नहीं छोड़ें, उसको खेत से बाहर ले जाके या तो खड्डे में दबा दें उसको या जला दें। कहीं खेत को साफ़ सुथरा, फसल साफ़ सुथरी रहेगी तो अपने को उत्पादन अच्छा मिलेगा, अन्यथा उत्पादन में कमी होगी। खरपतवार जितने ज़्यादा होंगे फसल में उतनी ही अपने को उत्पादन में कमी होगी। अगर खरपतवार नहीं होंगे तो फसल का उत्पादन जो होता है उससे 1.5 सवाया होगा।
देश में पानी की गंभीर समस्या को देखते हुए न्यूज 18 नेटवर्क ने चलाई पानी को बचाने के लिए जल रक्षक मुहिम, जिसके तहत हम आपको देश के अलग अलग हिस्सों से पानी संरक्षण के बारे में नई नई तकनीकियों को बताते हैं। इसी कड़ी में आज हम आपको मिलवा रहे हैं उत्तर प्रदेश वाराणसी के अतुल कुमार वर्मा से, जो अपने घर में जल संरक्षण की तकनीकें अपनाते हैं। मिलते हैं इनसे। पानी की जो समस्या आजकल चल रही है, हम लोग तो कॉलोनी में रहते हैं और यहाँ पर प्राय बोरिंग लेवल छोड़ देता है, जलस्तर नीचे चला होता जा रहा है। तो ये तो समस्या सारी जगह पे है। अब उसको बचाना पड़ेगा ही, ताकि हम भी सुरक्षित रहे, हमारे आने वाली अगली पीढ़ी भी सुरक्षित रहे। पानी ही जीवन का आधार है। अगर धरती पर पानी नहीं होगा तो किसी भी प्राणी का जीवन संभव नहीं है। फिर भी पानी का महत्व सभी लोग नहीं समझ पा रहे हैं। देश के कई राज्य सूखे की मार झेल रहे हैं। सिंचाई के लिए तो दूर, पीने वाले पानी के लिए भी लोगों को संघर्ष करना पड़ रहा है, जो कि बहुत ही भयावह है। अगर हम आज सावधानी नहीं बरतेंगे तो हमारा कल अच्छा नहीं होगा। इसलिए अपने स्तर पर जल संरक्षण के लिए कुछ जरूर करें। इसके लिए हम बहुत दिन से सोच रहे थे कि जो घटते जल स्तर से बचने का तरीका यही है कि जो बारिश का पानी आ रहा है, इसको सुरक्षित किया जाए। जो नाले में बह जाता है, नाले से नदी में बह जाता है, यदि हम उसको कुछ हिस्सा रोक लेते हैं तो हमारा भविष्य सुरक्षित रहेगा। और ये कम से कम सरकार का ही काम नहीं है, ये हमारा भी काम है, दायित्व है, अपने लिए भी, अपने लोगों के लिए भी। और हम भी कई लोगों को प्रेरित कर रहे हैं। यदि आप जल संरक्षण के लिए आगे बढ़ते हैं और अपना, तो हम बाकी लोग भी चेतना जागृत होगी। और ये एक जन आंदोलन बनने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी की समस्या है और सरकार का सहयोग होगा तब और ज़्यादा तीव्र गति से लोग सक्रिय होंगे। इसको जो है बहुत ज़्यादा सक्रियता की ज़रूरत है और जन चेतना की ज़रूरत है। लोगों को ये समझना पड़ेगा। अभी जब समझ में नहीं आएगा तो कब समझेंगे। पानी बचाने के लिए गांवों से लेकर शहरों तक हर किसी को कदम बढ़ाने की जरूरत है। किसान तो इसके लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। शहरों कस्बों में रहने वालों की भी कम जिम्मेदारी नहीं है। वे भी जल संरक्षण के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, जैसा कि बनारस के अतुल वर्मा ने किया है। हमारा मकान जो है 2600 स्क्वायर फीट में है, तो उसमें छत का पानी जो बह के चला जाता है नाले के माध्यम से, सीवर के माध्यम से चला जाता है नदी में, तो इसको रोकने के लिए हमने सजल श्रीवास्तव जी से मिलकर, तो उन्होंने बताया कि 5 बाई 3 का गड्ढा खोदें आप बाहर, जो छत का पानी आता है बाहर, उसके लिए गड्ढा खोदा गया, जिसकी लंबाई चौड़ाई 5 × 3 है और गहराई 5 फीट है। मतलब 75 घन फुट की गड्ढा तैयार किया गया। अब उसमें जैसा उन्होंने कहा था, कंक्रीट मिलाना है, सोख्ता लगाना है। अब इसमें चल रहा है, कार्यक्रम चल रहा है। तो इस तरीके से उसमें 2800 लीटर पानी की बचत होगी। बारिश होगी, जितना भी पानी हमारा नाले में न जाके सीधे गड्ढे में भर के ज़मीन के अंदर जाएगा। इन्होंने छत से गिरने वाले पानी को भूजल रिचार्ज संरचना से जोड़ा है। अगर आप भी अपने यहाँ ये संरचना बनाने की सोच रहे हैं, तो गड्ढे का आकार अपनी जगह के हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। इसके तह से सबसे पहले पत्थर बालू डालना जरूरी होता है। सबसे पहले मोटे पत्थर, उसके बाद छोटे पत्थर, उसके बाद बजरी या मोटी बालू भरे। इस सब के बाद ऊपर से 1 से 1.5 फीट खाली रखें। ये उपाय तो भूमिगत जल का स्तर बढ़ाने में उपयोगी है। इसके अलावा आप वर्षा को टंकियों से जोड़ सकते हैं। इस प्रकार एकत्रित जल का प्रयोग सामान्य घरेलू उपयोग में कर सकते हैं। और इस तरीके से अभी हमको बाथरूम का भी व्यवस्था करना है। बाथरूम में टॉयलेट छोड़कर बाथरूम का पानी, नहाने, कपड़ा धुलने का, बर्तन धुलने का, इस तरह की जो पानी जो वेस्टेज जाते हैं, इसको भी अभी नाली से पाइप से जोड़ते हुए एक अलग हमको बोरिंग कराना होगा, जो सीधे ज़मीन में चला जाए पानी। तो अगर हमारा तो लगता है कि 70 से 80% पानी तो प्रतिदिन हम बचत कर लेंगे, जो डेली यूज में है। फिर रिसाइकिल होकर हमारे साथ फिर यूज में आएगा पानी। तो लोगों को प्रेरित कर रहे हैं हम भी, जो है कुछ लोगों को दिखाया भी हमने, और लोग भी प्रेरित हो रहे हैं। अब किसी के पास जगह, सबका घर का डिज़ाइन अलग अलग है, किसी के पास जगह किस तरीके का है, तो हर तरीके से मतलब कई तरीके से जल संरक्षण किया जा सकता है। पालन मुर्गी पालन मांस के लिए किया जाता है, जो सही प्रकार से देखभाल करने के बाद 40 से 42 दिन में 1.5 से 2 किलो के हो जाते हैं।
लेकिन कुछ फार्मों पर ऐसा देखा जाता है कि ब्रॉयलरों का विकास तेजी से नहीं होता और बीमारियां भी इनको प्रभावित करती हैं। ऐसी समस्याओं से बचा जा सकता है, जिसके बारे में बता रहे हैं किसान भाई मुर्गी पालन का कार्य करते हैं और ऐसे किसान भाई जो मुर्गियों को पालते हैं तो उनको बहुत सारे रोगों की संभावनाएं रहती है मुर्गियों में। तो जो कुछ ऐसे रोग हैं जो कि मुर्गियों में फैलते हैं और मुर्गियों में रोग कैसे फैलते हैं इसके बारे में हम विस्तार से बताएंगे। रोग फैलने के तो वैसे तो बहुत से कारण हैं, लेकिन कुछ संक्रामक रोग होते हैं। संक्रामक रोग वैसे हैं जिनको हम छुआछूत का रोग कहते हैं, जो बीमार मुर्गी से स्वस्थ मुर्गी में फैल जाते हैं। और ऐसे संक्रामक रोग जो छुआछूत से फैलते हैं वो विषाणु जनित हो सकते हैं, जीवाणु जनित हो सकते हैं। तो रोग फैलने के बहुत से कारण है, जैसे मनुष्य रोग फैलाने में सबसे ज़्यादा सक्षम है। इसके अतिरिक्त जो बीमार मुर्गियां हैं वो स्वस्थ मुर्गियों को रोग फैलाती हैं। जो मुर्गी घर में जो बर्तन इस्तेमाल होते हैं, जो बिछावन इस्तेमाल होता है, या बहुत से ऐसे लोग जो देखने के लिए मुर्गियों को आते हैं वो भी जो है ये रोग फैला सकते हैं। तो बहुत से पशु पक्षी हैं, जैसे कुत्ते हैं, नेवले हैं, चूहे हैं, ये भी रोग फैलाने में सक्षम है। और संक्रामक रोग तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर हवा के माध्यम से भी चले जाते हैं, मक्खियों के माध्यम से चले जाते हैं। कई बार जो है खटमल है, पिस्सू है, ये भी रोग फैलाते हैं। मुर्गी पालक भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी बीमारी के उपचार से अच्छा बचाव करना होता है, इसलिए आप अपनी मुर्गियों को उनमें होने वाली घातक बीमारियों से बचाने के लिए कौन कौन से उपायों को अपनाएं, आइए इस बारे में जानकारी लेते हैं। तो किसान भाई इस चीज़ को ध्यान रखें कि जो रोग ना फैलने पाए, इसके लिए कुछ चीज़ें करें। जैसे जो कुक्कुटशाला है या जो मुर्गियों का घर है, उसका निर्माण इस तरीके से कराएं कि उसका फर्श पक्का हो, फर्श में कोई छेद ना हो, और जो उसकी दीवारें हैं वो प्लास्टर वाली हों, उनमें भी छेद ना हो, क्योंकि जितनी छेददार दीवारें होंगी या फर्श छेद वाला होगा उसी में जीवाणु पनपते हैं और उससे वो रोग फैलाते हैं। उसी तरीके से जो पानी की व्यवस्था है वो उचित होनी चाहिए, पानी के बर्तनों की संख्या उचित होनी चाहिए। आमतौर पे 50 चूज़ों पे एक पानी का बर्तन और 50 चूज़ों पे एक दाने का बर्तन रखते हैं। उसकी ऊंचाई भी उम्र के आधार पे होनी चाहिए। जैसे जैसे चूज़ों का आयु बढ़ती जाए वैसे वैसे पानी के बर्तनों की ऊंचाई बढ़ाते जाएंगे, ताकि उनको पानी पीने में कोई दिक्कत ना हो, दाना खाने में कोई दिक्कत ना हो। जैसे कुछ लोग हैं वो मुर्गी घर को देखने के लिए आ जाते हैं, मुर्गियों को देखने के लिए आ जाते हैं। ऐसे लोगों को मुर्गी घर में नहीं आने देना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग हो सकता है जूते के माध्यम से, चप्पल के माध्यम से, उनके पैरों के माध्यम से, कपड़ों से रोगाणु ले आएँ और वो मुर्गी घर में बीमारी फैला दें। इसी तरीके से बहुत सी बीमारियां हैं जिनके लिए टीकाकरण का भी कार्यक्रम किया जाता है। टीकाकरण करने से बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जो ठीक हो जाती हैं, जैसे रानीखेत रोग है, गम्बोरो बीमारी है, कुक्कुट चेचक रोग है और मैरेक्स बीमारी है। इन सब के हम टीकाकरण करते हैं। जो मैरेक्स बीमारी है उसका टीकाकरण 1 दिन की आयु पर होता है। ये 0.2 मिलीलीटर गर्दन में लगाते हैं और ये आमतौर पर जो हेचरी है, जहाँ से चूजे आप लेते हैं, वहीं से लग करके आता है। फिर 6 से 7 दिन की आयु पर रानीखेत का टीका लगाते हैं। ये 1 बूंद आँख में या नाक में डालते हैं या पानी में घोल करके पिला सकते हैं। इसी के साथ इन्फेक्शियस ब्रांकाइटिस एक बीमारी होती है जिसको हम श्वसन तंत्र का रोग कहते हैं, वो भी जो है टीकाकरण कर सकते हैं। 1 दिन से 7 दिन की आयु पर इसका टीका आँख में या नाक में डाल सकते हैं या चोंच खोल करके मुंह में डाल दीजिए। फिर 10 से 12 दिन की आयु पर गम्बोरो का टीका लगाते हैं। ये भी टीका आँख में डाल सकते हैं, नाक में डाल सकते हैं या पानी में घोल करके पिला सकते हैं। फिर 28 दिन की आयु पर गम्बोरो का टीका दोबारा पिलाते हैं। इसके अतिरिक्त 6 सप्ताह की आयु पर कुक्कुट चेचक रोग के लिए टीका लगाते हैं और ये मांसपेशी में लगाया जाता है। इसकी मात्रा 0.2 मिलीलीटर है और ये अंडे देने वाली मुर्गियों में टीकाकरण करते हैं। उसके बाद 50 से 55 दिन की आयु पर रानीखेत और इन्फेक्शियस ब्रांकाइटिस का टीका पानी में घोल करके पिलाते हैं।
उसके बाद 10 से 12 सप्ताह की आयु पर R2B का टीका है, जो इंजेक्शन की सहायता से 0.5 मिलीलीटर मुर्गियों को लगाया जाता है, इससे रानीखेत रोग ना फैलने पाए। इसी के साथ जो है, जब अंडे देने वाली मुर्गियां होती हैं तो जब अंडा उत्पादन आने वाला हो तो 18 सप्ताह की आयु पर रानीखेत का निष्क्रिय टीका और इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस का निष्क्रिय टीका लगाते हैं। इन सब टीकों को अगर लगाएंगे तो मुर्गियों में जो संक्रामक रोग हैं, ये रानीखेत रोग है, गम्बोरो रोग है, कुक्कुट चेचक रोग है और मैरेक्स की बीमारी है, ये नहीं होने पाएगी। ब्रायलर पक्षियों में आमतौर पर हम 2 ही टीके लगाते हैं। पहला टीका रानीखेत के लिए 1 से 7 दिन की आयु पर, दूसरा टीका गम्बोरो के लिए 10 से 12 दिन की आयु पर। तो किसान भाइयों से हम यही अनुरोध करेंगे कि वो अपनी मुर्गियों का टीकाकरण समय पर कराएं और अच्छा उत्पादन लें तथा उनकी मुर्गियां स्वस्थ रहें, आर्थिक रूप से वो लाभ कमाएं। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब कुछ इस प्रकार है। अन्नदाता कार्यक्रम में आज जो प्रश्न हमने शामिल किया है उसे पूछा है भीड़ी जिला बीकानेर से राधे श्याम भार्गव ने। आप मूंग की उन्नत किस्म एवं बुआई तकनीक पर जानकारी चाहते हैं तो राधे श्याम जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। किसान भाइयों, मूंग के बुआई का भी बिल्कुल उपयुक्त समय है। यह जरूर ध्यान रखें जैसे मानसून आते ही या तो आप मानसून के साथ ही आप बुआई करते हैं। प्रजाति का चुनाव। अच्छी उपज लेने के लिए कम समय में पककर तैयार होने वाली निम्न प्रजातियां उपयुक्त रहती हैं। मूंग की प्रजातियां। जहाँ तक किस्मों की बात करें मूंग की, तो किसान भाइयों इसके अंदर SML 668 668 बहुत अच्छी किस्म है। इसके अलावा IPM 2-3 ये भी बहुत अच्छी किस्म है। इसके अलावा किसान भाइयों RMG 492, RMG 268, RMG 62, RMG 344, GM 4 एक पुरानी किस्म है K851। इसके अलावा MUM 2 ये भी एक इसकी बहुत अच्छी किस्म है। ये जरूर ध्यान रखें बीज की मात्रा की अपन किसान भाइयों बात करें तो इसमें 15 से 20 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होती है। खेत की तैयारी के लिए आप ये जरूर ध्यान रखें कि एक बार अच्छे मिट्टी पलटने वाले हल से उसकी गहरी जुताई कर लें। उसके बाद 2 से 3 हल्की जुताइयाँ कर खेत को समतल करके फिर आप उसमें बुआई करें। बुआई के लिए ये जरूर ध्यान रखें जब आप इसकी बुआई कर रहे हैं खेत में अगर दीमक वगैरह की समस्या है या भूमिगत कीड़ों की सफ़ेद लट की समस्या है तो आप 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 1.5% क्विनालफॉस चूर्ण को उसके ज़मीन के अंदर आप जरूर मिला लें। जहाँ तक खाद वगैरह की बात करें तो किसान भाइयों इसमें 15 से 20 किलोग्राम नाइट्रोजन और 30 किलोग्राम फास्फोरस इसमें काम में बुआई के समय आप इसको काम में लेना है। जहां किसान भाइयों बारानी क्षेत्रों में ये जरूर ध्यान रखें कि आप फास्फोरस की जो मात्रा है उसको हमें आधी कर देनी चाहिए। दलहनी फसलों के लिए फॉस्फेट पोषक तत्व की अत्यधिक आवश्यकता पड़ती है। रासायनिक उर्वरकों से दिए जाने वाले फॉस्फेट पोषक तत्व का काफी भाग भूमि में अनुपलब्ध अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। भूमि में अनुपलब्ध फॉस्फेट को उपलब्ध दशा में परिवर्तित करने के लिए फॉस्फेट सोल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया PSB का कल्चर बहुत ही सहायक होता है। इसलिए नाइट्रोजन की पूर्ति हेतु राइजोबियम कल्चर के साथ साथ फॉस्फेट की उपलब्धता बढ़ाने के लिए PSB का भी प्रयोग करना चाहिए। क्रम यह जरूर ध्यान रखें कि पहले फफूंदनाशक से एक बीजोपचार करें, उसके बाद कीटनाशक से और अंत में राइजोबियम कल्चर से करके छाया में सुखाकर बीज को आपको बुआई करना है। बीज बुआई से पूर्व ये जरूर ध्यान रखें कि बीजोपचार आप जरूर करें। बीजोपचार के लिए किसान भाइयों आप 3 ग्राम थायरम प्रति किलोग्राम बीज से या 1 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से उसका बीजोपचार करें। नाइट्रोजन स्थिरीकरण वाली फसल है तो इसके लिए आप कल्चर का जरूर प्रयोग करें। इसके लिए किसान भाइयों 600 ग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से राइजोबियम और PSB कल्चर का आप जरूर प्रयोग करें। बुआई के लिए ये जरूर ध्यान रखें कि जो पौधे से पौधे की दूरी और कतार से कतार की दूरी का इसमें जरूर ध्यान रखें। कतार से कतार की दूरी किसान भाइयों 30 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी आप 10 सेंटीमीटर जरूर रखें। और ये जरूर ध्यान रखें कि बीज बहुत ज़्यादा गहरा नहीं चला जाए। इस बीज की गहराई 4 से 5 सेंटीमीटर आप रखें। खरपतवारों का नियंत्रण पेंडीमेथलिन 30 EC रसायन की 3.3 लीटर मात्रा को 600 से 700 लीटर पानी में घोलकर बुआई के बाद छिड़कने से भी किया जा सकता है। आवश्यकता यह है कि फसल को बुआई से 40 से 45 दिन तक खरपतवार रहित रखना चाहिए।
खरपतवारों को इसमें जब समस्या रहती है मूंग के अंदर, तो किसान भाइयों हमें 15 से 20 दिन बाद या तो हाथ से या खुरपे से उसकी निराई गुड़ाई कर इसको फसलों को खरपतवार मुक्त कर देना चाहिए, जिससे कि फसलों में वायु संचार होगा और पैदावार में भी वृद्धि होगी। इस तरह किसान भाइयों मूंग में बताए गए सभी तरीकों का सही समय से अगर प्रबंधन करेंगे तो निश्चित तौर से आपकी पैदावार एवं उत्पादन में वृद्धि होगी। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाली कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। मूंगफली की फसल से अधिक उपज लेने के लिए किए जाने वाले जरूरी कार्य। गाय भैंसों में थनीला रोग की समस्या और निदान। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatarajasthan@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800419255 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।